हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पहला वीडियो है। एक सीरीज ऑफ वीडियोस पे लेकर आऊँगा एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज। पहले हम लोग डिस्कशन कर लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस में डिफरेंस क्या है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट्स काइंड ऑफ ह्यूमन को रिप्लेस करके जो हम लोग काम जो ह्यूमन भी काम कर सकते हैं, राइट। वो इट इज एक्सपेक्टेड दैट कोई मशीन मशीन भी वही काम कर सकता है, राइट। दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस को ही बेस बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं। ओके। नाउ नेचुरल इंटेलिजेंस मतलब क्या है? नेचुरल इंटेलिजेंस मतलब मान लो कि आप म्यूजिक सीख लेते हो, या फिर आप डांस कर लेते हो, या फिर आप कोई मतलब पजल जल्दी सॉल्व कर लेते हो, या फिर आप मान लो कि गाड़ी फास्ट चला लेते हो, हाईवे में सब चला लेते हैं, बट कर लेते हो, राइट। ये सब आप तो जन्म के टाइम में आप ना गाड़ी चला सकते हो, ना कि आप पजल सॉल्व कर सकते हो, ना कि कॉम्प्लेक्स मैथ्स सॉल्व कर सकते हो। ये सब आप सीख सीख के आए, या फिर खुद के इंटरेस्ट से, या फिर कोई आपको सिखाया, राइट। विच मीन्स दैट आपका ब्रेन जो है वो उसका इनर एबिलिटी है कि वो कोई भी चीज सीख सकता है, राइट। दैट इज नेचुरल इंटेलिजेंस। हर ह्यूमन बीइंग के पास वो नेचुरल इंटेलिजेंस होता है। और एनिमल्स में थोड़ा कम होता है ह्यूमन बीइंग से, और ह्यूमन बीइंग का थोड़ा ज्यादा होता है। दैट इज नेचुरल इंटेलिजेंस। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली हम लोग जो मशीन है ना, तो मशीन को हम लोग ट्रेन करेंगे ह्यूमन ब्रेन के जैसा, सो दैट जैसे ह्यूमन बीइंग कोई चीज सीख सकता है देख देख के, या फिर उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके सीख सकता है, या फिर कुछ चीज देख देख के सीखता है। वैसे ही एक मशीन भी देख देख के या फिर कोई सिखा के उसको अगर सिखा पाता है, और वो अगर ह्यूमन बीइंग जैसा थिंकिंग तो अभी तक नहीं आया है, बट काइंड ऑफ नियरली न्यूरल नेटवर्क के वजह से थिंकिंग में भी थोड़ा थोड़ा आ चुका है। बट या डीप लर्निंग में है, मैं सब पढ़ाऊंगा आपको डीप लर्निंग में कैसे वो न्यूरल नेटवर्क यूज करके ह्यूमन बींग का जैसा न्यूरॉन्स है या फिर नर्व सेल जैसा काम करता है, वैसा ही काम करता है बेसिकली डीप लर्निंग। वैसे कैसे वो सोच सकता है, दैट इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट। ओके। ह्यूमन बींग जो है वो टूल बिल्डर्स है। टूल बिल्डर का मतलब ये है कि हम लोग अपना सुविधा के लिए हम लोग टूल बनाए हैं। जैसे कि हम लोग जब अर्ली ह्यूमंस थे, हम लोग तो हमको शार्प वेपन्स बनाना था, क्योंकि हमको हंटिंग करना था या फिर एग्रीकल्चर करना था, राइट। इसके वजह से हम लोग बोन्स यूज किए, बोन शार्प करके यूज किए, स्टोन शार्प करके यूज किए। उसके बाद स्टोन को बांध के हम लोग यूज किए एग्रीकल्चर में, फिशिंग में, हंटिंग में, ये सब किए। उसके बाद हम लोग छोटा छोटा मतलब आयरन डिस्कवर हुआ, कॉपर डिस्कवर हुआ, आयरन का टूल्स यूज किए, स्वॉर्ड्स बनाए डिफेंस के लिए, या फिर एग्रीकल्चर के लिए हम लोग आयरन यूज किए। उसके बाद उसको आयरन एज बोलते हैं। उसके बाद कॉपर एज आता है। कॉपर एज में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी बनाए, या फिर कोई भी यूटेंसिल्स बनाए, ये सब बनाए, राइट। उसके बाद हम लोग का काइंड ऑफ वो स्टेज के बाद हम लोग का आई थिंक फर्स्ट जो मशीन बनाए ह्यूमन बीइंग, वो आई थिंक वो प्रिंटिंग प्रेस था, जो कि गुटेनबर्ग बनाए थे। उससे पहले भी हम लोग बहुत सारा बना चुके थे, लेकिन एक प्रॉपर मशीन आप बोल सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ मशीन तो मतलब गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस बेसिकली। प्रायर टू दैट हम लोग क्या नोट्स बनाते थे, राइट। हम लोग लिखते थे पेपर में, या फिर पेपर से पहले हम लोग ताल पत्र था इधर इंडिया में और बाहर में भी, इन द फॉर्म ऑफ पेपर और इन द फॉर्म ऑफ बार्क ऑफ वुड, राइट। वैसे हम लोग लिखते थे। तो प्रिंटिंग प्रेस हमको बहुत हेल्प किया। न्यूज़पेपर आया और लोगों को साथ इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर किए। इट इज काइंड ऑफ टूल। सो बेसिकली फ्रॉम टाइम बिगिनिंग, बिकॉज ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस, ह्यूमन बीइंग टूल बना चुके हैं। दे आर हैबिटेड टू मेक टूल्स, राइट। लाइक प्रिंटिंग प्रेस। नाउ वैसे ही अभी 500 साल के बाद, गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस के बाद 500 साल के बाद अभी ऐसा सिस्टम आया कि ये कि मशीन को ह्यूमन बीइंग, आई मीन काइंड ऑफ मशीन ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकता है। उसी का नाम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बेसिकली। और टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक इन द नेक्स्ट 4 to 5 years आप देखोगे कि रोबोटिक्स में बहुत इंप्रूवमेंट हो चुका है, या फिर हम लोग का ऑब्वियसली असिस्टेंट है, कोडिंग असिस्टेंट आ गया है, म्यूजिक असिस्टेंट आ गया है। बहुत सारे एजेंट्स बना चुके हैं जस्ट टू रिप्लेस लो लेवल जॉब्स, एंड ऑब्वियसली हाई लेवल जॉब्स भी रिप्लेस करने के लिए हो चुका है, और होगा। बहुत ही फास्ट हो रहा है, इसलिए हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है। थोड़ा सा एआई का हिस्ट्री में जा सकते हैं, सो दैट हम लोग देखते हैं किधर से स्टार्ट हुआ, और अभी हम लोग 2026 में जब ये
क्लॉड और कर्सर और चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब और बहुत सारे, क्वेन और लामा, बहुत सारे मॉडल्स आ चुके हैं जो कि बहुत एलएलएम है, एसएलएम है, एलएम है, राइट। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लैंग्वेज मॉडल, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेटर यूज यूज करते थे हम लोग, गूगल ट्रांसलेट हम लोग पहले यूज करते थे। वो एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करता था, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को गूगल अंडरस्टैंड करता था, और उसके साथ जो आप एक अपना लैंग्वेज में लिख रहे हैं, दूसरा लैंग्वेज में आपको आउटपुट चाहिए था, वो मिल रहा था। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर कैसा है, या न्यूरल नेटवर्क कैसे यूज है, ये सब हम लोग जानेंगे। लेकिन हम लोग थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं, बिकॉज इफ यू डोंट नो हिस्ट्री देन यू कांट मूव प्रोसीड अहेड, राइट। सो ओके, मैं 1950 में एलन ट्यूरिंग मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे। वो जनरली वो बहुत सारे डिस्कवरी किए हैं, लेकिन एक ऐसा वो सोच रहे थे कि उनकी उस टाइम में जरूरत था। वो क्या सोच रहे थे कि एक मशीन कैसे, मतलब हाउ कैन यू डिफरेंशिएट अ मशीन फ्रॉम ए पर्सन, या फिर मशीन कैसे स्मार्ट होता है, राइट। मशीन को हम लोग कैसे कंसिडर कर सकते हैं वो स्मार्ट है, मशीन को हम लोग कंसिडर करेंगे स्मार्ट है कैसे? अगर आप कोई इंसान से बात करते हो, कोई क्वेश्चन पूछते हो और वो इंसान आंसर देता है, ओके, और मशीन भी से मशीन को भी आप सेम क्वेश्चन पूछते हो और वो भी काइंड ऑफ सिमिलर, नॉट नॉट सेम बट सिमिलर आंसर देता है, और आप डिसाइड नहीं कर पाते हो वेदर आप एक मशीन से बात कर रहे हो या फिर एक इंसान से बात कर रहे हो, तभी आप कंसिडर करोगे कि वो बेसिकली मशीन वॉज स्मार्ट, राइट। सो मैं लिखा है एलन ट्यूरिंग मैथमेटिशियन साइंटिस्ट asked can machine think, he discovered the Turing test to evaluate the machine's intelligence basically। तो ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके आपको जो भी मैं बताया हूँ ना, तो आपको दिखा देता हूँ मीरो में। बेसिकली वो ट्यूरिंग टेस्ट ऐसा है कि इमेजेस थोड़ा देख लेते हैं। अवतार, अवतार ले लेंगे। ये हो गया जज, ओके, जो कि आंख बंद होगा क्योंकि वो टेस्ट करेगा, राइट। तो हम लोग उसका आंख बंद कर देंगे, ऐसा चश्मा लगा के, ठीक है। ये हो गया हमारा जज, ओके। उसके बाद हमारा दूसरा हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे और इसका थोड़ा चेंज कर लेंगे फेस। ये हो गया नॉर्मल यूजर, ओके, एक पर्सन हो गया, ठीक है। इसको जज नहीं रखेंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम है यूजर, ओके। और दूसरा है हमारा मशीन, राइट। इसमें इमेजेस में जाके गूगल में इमेज दे देंगे मशीन या फिर कंप्यूटर, ओके। मान लो कि ये हो गया कंप्यूटर, ओके, ठीक है। अभी इस जज को डिसाइड करना है कि क्योंकि उसका आंख बंद है, उसको डिसाइड करना है कि वो मशीन से बात कर रही है या फिर यूजर से बात कर रही है, मतलब एक इंसान से बात कर रही है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक हम लोग एक डिवाइडर यूज कर लेंगे, एक डिवाइडर यूज कर लेंगे इधर, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और दूसरा डिवाइडर यहाँ लेके आ जाएंगे, ओके। अभी अभी जज को सेंटर में लेके आ जाएगा। अभी हमारा जज बात करेगी एक मशीन से और एक यूजर से, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, एक एरो ले लेंगे, जज कंप्यूटर से बात करेगी, राइट, ऐसे कर लेंगे। और दूसरा है, और एक यूजर को बात करेंगे, ओके। तो बेसिकली जज का आंख बंद है, जज को मालूम नहीं है वो किससे बात कर रही है, वो यूजर से भी बात कर रही है और वो मशीन से भी बात कर रही है, और काइंड ऑफ सेम बात कर रहे हैं, हाय हाउ आर यू, राइट। यूजर बोलता है आई एम फाइन, हाउ हाउ अबाउट यू, और मशीन भी बोलता है यूजर फाइन, हाउ अबाउट यू। अगर जज डिसाइड नहीं कर पाती है कि वो मशीन से बात कर रही है या फिर यूजर से बात कर रहे हैं, तभी ट्यूरिंग टेस्ट बोलता है कि वो मशीन इंटेलिजेंट है, राइट। जो कि एग्जाम्पल है अभी चैट जीपीटी, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई या फिर आपका
कोई भी आप मॉडल ले लो, सब में एनएलपी इतना स्ट्रांग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इतना स्ट्रांग है कि आप कोई भी लैंग्वेज में आप बात करोगे, वो तुरंत आपको आंसर दे देता है। क्लाउड भी, राइट? जेमिनाई, क्लाउड एंड चैट जीपीटी, इट्स वेरी हेवीली ट्रेन्ड। तो ये एक्चुअली बेसिकली है ट्यूरिंग टेस्ट। ये टेक्स्ट लिख लेते हैं इधर। ये है बेसिकली ट्यूरिंग टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट ऑफ मशीन इंटेलिजेंस। ओके, दिस इज ट्यूरिंग टेस्ट ऑफ मशीन इंटेलिजेंस। एक जज है जिसमें डिवाइडर है जो कि देख नहीं सकती है, ना मशीन को देख सकती है ना यूजर को देख सकती है, लेकिन जब वो बात करती है तो उसको डिफरेंस मालूम नहीं पड़ता है कि एक इंसान से बात कर रही है या फिर कोई मशीन से बात कर रही है। तब वो कंसिडर करा जाता है कि मशीन स्मार्ट है या फिर मशीन इंटेलिजेंट है। और उसका काइंड ऑफ नॉट नेचुरल इंटेलिजेंस बट ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि इतना पावरफुल हो गया है क्योंकि एआई का भी एक लेवल है। एक नैरो एआई बोलते हैं, उसके बाद सेमी काइंड ऑफ सेमी स्ट्रांग एआई, एक और उसके बाद स्ट्रांग एआई है। अभी करंटली आई थिंक सेमी स्ट्रांग और स्ट्रांग के बीच में है, क्योंकि हम लोग स्ट्रांग एआई में पहुंचे नहीं हैं अभी तक। ओके, सेमी स्ट्रांग मतलब वो कोई भी लैंग्वेज समझ सकता है, मल्टी लैंग्वेज में आंसर दे सकता है, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट एजेंट हम लोग बना सकते हैं, एचआर एजेंट या फिर कोडिंग असिस्टेंट एजेंट या फिर कोई भी काम में पहले भी था, राइट? एलेक्सा या फिर सीरी, ये सब थे। ये सब नैरो एआई काइंड ऑफ, वेरी लेस अमाउंट ऑफ काइंड ऑफ एआई। मतलब क्या है कि आप नेटफ्लिक्स ओपन करते हो, आपके प्रीवियस हिस्ट्री को लेके वो सजेशन दे देता है कि कौन सा मूवी आप देख सकते हो, राइट? इट्स ए रिकमेंडेशन, मूवी रिकमेंडेशन इंजन। ये हो गया नैरो एआई। ओके, ये सब के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन ये सिर्फ इंट्रो वीडियो है। आई विल स्टॉप शेयर नाउ अगेन। ओके, ओके, सो ये हो गया ट्यूरिंग टेस्ट। उसके बाद क्या हुआ? आई थिंक उसके बाद ह्यूमन इंटरप्रेट। ओके, 1956 में द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज कॉइन्ड एट डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। हाँ, उसमें 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म लिया गया है। और उसमें वो डिसाइड किए हैं कि जो भी न्यूरल नेटवर्क में रिसर्च करते हैं उन सबको इकट्ठा किया, और न्यूरल नेटवर्क में काइंड ऑफ रिसर्च उस टाइम में स्टार्ट हुआ, जितना मुझे मालूम है। या the theory of computation and automata theory and neural network to explore if machines can simulate various aspects of human intelligence. Okay, fine. 1960s 70s एआई विंटर था, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ काइंड ऑफ इट बिहेव्स लाइक ए नर्व सेल ऑफ आवर बॉडी, लाइक हमारा ब्रेन जैसा। एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होके उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जो भी हम लोग सेंस ऑर्गन से इनपुट लेते हैं, डेटा लेते हैं, और वो हमारा ब्रेन में स्टोर होता है, राइट? क्योंकि हम लोग को याद रहता है 70 साल 80 साल तक, जब तक हम जिंदा रहेंगे, 4 साल 5 साल से उम्र से जो भी है हम लोग किए सब याद रहता है, राइट? क्यों याद रहता है? क्योंकि हमारा कुछ स्टोरेज मैकेनिज्म है याद रखने के लिए, और वो स्टोरेज मैकेनिज्म इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्क, राइट? ये सब स्टार्ट हुआ 1960 1956 में। बट 1960 70 में 20 साल बंद हुआ, क्योंकि उस टाइम में सिर्फ रिसर्च करने के लिए इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। ओके, सो बेसिकली टेक्नोलॉजी आया आई थिंक 1997 में। आईबीएम डीप ब्लू डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव। ओके, गैरी कैस्परोव वर्ल्ड चैंपियन चेस चैंपियन था। उसमें आईबीएम का डीप ब्लू न्यूज़पेपर में आया था उस टाइम में, मुझे भी याद है अभी। वो गैरी कैस्पर को हराया। उसका मतलब ये है कि दी मशीन कैन थिंक लाइक ए चेस चैंपियन। हराना मतलब क्या है? बेटर है। उसका मतलब ये है कि वो थिंक कर सकता है, दी मूव्स डिफरेंट काइंड ऑफ मूव्स। ओके, 1990s 2000s में एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, क्योंकि उसमें सेमीकंडक्टर 1990s से आई थिंक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बेटर सेमीकंडक्टर बनने लगा, कंप्यूटेशन पावर बढ़ा, स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ा, इंटरनेट इंटरनेट बढ़ा। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड ऑफ थिंग्स भी बढ़ा, और स्टोरेज साइड ऑफ थिंग्स बढ़ा, इसीलिए फिर से रिसर्च फिर से शुरू हो, बेसिकली, राइट? कंप्यूटर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन पावर, यस। मेमोरी इंक्रीज हुआ, पावर इंक्रीज हुआ, इंटरनेट रैपिडली एक्सपांडेड अक्रॉस द ग्लोब। ओके, 2006 में जॉफ्री हिंटन इंट्रोड्यूस्ड डीप लर्निंग, जो मैं बोल रहा था, डीप लर्निंग, राइट? न्यूरल नेटवर्क टेक्निक इंस्पायर्ड बाय हाउ द नर्व सेल इन द ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस। हाँ, लाइक हाउ हमारा ब्रेन में जो एक न्यूरॉन, और ओके मैं आपको न्यूरल नेटवर्क बना के दिखा देता हूँ, सो दैट समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओके, सो हम लोग इसको ऐसा करके रख देते हैं, या फिर हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है? डिलीट। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क कैसा है?
ये क्या है? गूगल इमेजेस डायरेक्टली न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क। ओके, अच्छा सा इमेज आएगा तो अच्छा हाँ, ये हो गया न्यूरल नेटवर्क। देखो ये सिंपल डायग्राम है। ओके, ये देख लेते हैं। हाँ, देखो ये हो गया न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क मतलब इट्स दीज आर ऑल नथिंग बट नोड्स। ओके, ये एक इनपुट लेयर है इस, मान लो कि न्यूरल नेटवर्क, ये इनपुट लेयर मतलब मान लो कि हमारा सेंस ऑर्गन है, नोज हो गया, स्किन हो गया, आइस हो गया, जिससे कि हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं अंदर, राइट। उसके बाद इंफॉर्मेशन कहाँ आता है? ब्रेन में जाता है। ये एक एक नोड से न्यूरल, न्यूरल मतलब ब्रेन सेल। ओके, सो एक सेल, इनपुट इनपुट मतलब इधर भी सेंस ऑर्गन में भी हमारा नर्व सेल है, मतलब वो भी न्यूरन है, बट वो लोग सेंसरी न्यूरॉन्स है, मतलब जो कि इंफॉर्मेशन लेता है। और ये ब्रेन के अंदर जो न्यूरन है, जो कि वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, राइट। सो सेंसरी न्यूरन से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग न्यूरन में आएगा फर्स्ट लेयर, उसके बाद सेकेंड लेयर, उसके बाद थर्ड लेयर। मतलब एक जो इंफॉर्मेशन है, मे बी ये हो गया कि वेग इंफॉर्मेशन हमको मिल गया कि हम लोग, मान लो कि आप कोई 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 दूर कोई चीज हम आप देख रहे हो, तो इनिशियली अगर आप देख रहे हो, आपको डिटेल्स मालूम नहीं पड़ेगा वो कौन सा चीज कहाँ पर है, या फिर कोई कौन खड़ा है, या फिर क्या हो रहा है। आपको एक फजी सा इमेज दिखेगा, राइट। मान लो कि आप सी बीच देख रहे हो, तो सी बीच में कोई बंदा रनिंग कर रहा है, या फिर कोई एंजॉय कर रहा है, या फिर कोई बालू से खेल रहा है, राइट। आपको इमीडिएटली नहीं, इमीडिएटली मालूम नहीं पड़ेगा ना डिटेल्स में, कौन सा ईयर रिंग कोई पहना है, या फिर कौन सा हेडबैंड पहना है, या फिर कौन सा कलर का ड्रेस पहना है, या फिर चूड़ी कौन पहना है, राइट। दोज थिंग्स आर वेरी डिटेल्स थिंग्स, वो थर्ड लेयर में आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर में सिर्फ आपको वेग इमेज मालूम पड़ेगा। सेकेंड लेयर में वो जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारा न्यूरल में प्रोसेस होके आपको समझ में थोड़ा आता है, ओके थोड़ा सा डिटेल्स मालूम पड़ा। और थर्ड लेयर में पूरा पूरी डिटेल्स आपको मालूम पड़ गया। ओके, यही जितना भी ज्यादा लेयर होगा, इसको बोलते हैं डेप्थ बेसिकली। जितना भी आपका डेप्थ ज्यादा है, या फिर विड्थ भी बोल सकते हैं, विड्थ ये तो पूरा विड्थ हो गया, और ये हो गया नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज द डेप्थ। सो अभी कितना लेयर है? 1 2 3 4 5 5, डेप्थ इज 5। ओके, तो जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ज्यादा डिटेल्स आपको मालूम पड़ेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड न्यूरल लेयर। सो इधर प्रोसेस होता है, इधर इनपुट होता है, वो इंफॉर्मेशन कोई भी नर्व सेल में जाता है, और उसके बाद प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद आप आउटपुट मिलता है, और आप समझते हो कि ये सब है जो भी है। सीन आप देख रहे हो, या फिर कुछ सुन रहे हो, या फिर कोई देख रहे हो, या फिर स्मेल कर रहे हो, या फिर फील कर रहे हो, सब आपको अंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि आपका नर्व सेल ऐसा ही मतलब काम करता है, राइट। सो सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी न्यूरल, जो डीप लर्निंग में बोल रहा हूँ, डीप लर्निंग इज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क ओनली, सो दैट हम लोग आपका जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो उसको कितना अच्छे से हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। आफ्टर अच्छा से प्रोसेस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि वो क्या मतलब बोल रहा है, या बोल रही है, या फिर कौन सा काइंड ऑफ इनपुट है, वेदर इट्स ए ऑडियो काइंड ऑफ इनपुट, और ए वीडियो काइंड ऑफ इनपुट, और इट कैन बी ए काइंड ऑफ ए स्मेल काइंड ऑफ इनपुट, या फिर कोई फीलिंग काइंड ऑफ इनपुट, टच काइंड ऑफ इनपुट, ये आपको समझ में आता है। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सेंस ऑर्गन है बॉडी में, वो रिप्लेस होता है इमेजेस से, या फिर वीडियो से, या फिर ऑडियो फाइल से, राइट। ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब मैं बोलूंगा आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब ओवरऑली मतलब जो कि हम लोग प्रोसेस नहीं कर पा सकते हैं इजीली, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि आप पहले हम हमारा जो स्ट्रक्चर डेटा था वो टेबल में हम लिखते थे, या फिर एक्सेल शीट में लिखते थे, राइट। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आप लिख नहीं सकते हो किधर, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है। इमेज में आप कहाँ लिखोगे? इमेज को आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन इमेज का जो अंदर इंफॉर्मेशन है पिक्सल साइज में है, वो आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? वो पहले कुछ था नहीं मतलब। लेकिन अभी हम लोग वेक्टर एम्बेडिंग के तरह यूज करके हम लोग इमेज का भी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, वीडियो का भी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, क्योंकि वीडियो इज नथिंग बट मल्टीपल इमेजेस विद इन ए फ्रेम पर सेकेंड जो फ्लो होता है इमेजेस, राइट। उसका भी इंफॉर्मेशन हम लोग वेक्टर एम्बेडिंग की तरह यूज करके हम लोग रख सकते हैं। तो इमेज, वीडियो, या फिर हम लोग ऑडियो फाइल की भी हम लोग रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर एम्बेडिंग्स, क्योंकि हम लोग ये सब को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बाइनरी स्टैंडर्ड में ही कंप्यूटर समझ समझ लेता है सब कुछ, राइट। दैट इज बेसिकली क्लिक, मैं सब कुछ बताऊंगा, दिस इज द फर्स्ट वीडियो, बट न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग का पार्ट है। ओके, उसके बाद आई थिंक या डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क टेक्निक इंस्पायर्ड बाय हाउ द नर्व सेल इन द ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस. So one needs a lot of data and high computation power to run deep learning models. So
creating such a model a decade earlier wouldn't have been possible. Yeah. So ये जो ब्रेन जैसा काम करता है, उसको हम लोग को मिमिक करना है, तो बहुत सारा कंप्यूटेशन पावर चाहिए, क्योंकि अब देखो, एक इंफॉर्मेशन एक लेयर से दूसरा लेयर जाता है, दूसरे मतलब कोई कहीं पर भी मतलब कनेक्शन हो सकता है इट्स ए। ये तो सिंपल के लिए, मतलब सिंपल कोई मतलब टेक्स्ट के लिए हो सकता है, या फिर टेक्स्ट से भी कम हो सकता है, कोई इनपुट आया तो। लेकिन मान लो कि एक वीडियो आएगा, मतलब बहुत सारा डेटा चाहिए उसके लिए, तो आपको स्टोरेज सिस्टम भी चाहिए या फिर कंप्यूटेशन पावर भी चाहिए, तभी तो सीपीयू इज नॉट काइंड ऑफ सुटेबल फॉर एआई। आपको जीपीयू चाहिए, बहुत वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जीपीयू आपको चाहिए, जिसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा हो। इस इसीलिए डीप डीप लर्निंग एक मतलब एक सब्जेक्ट बन के रह गया था इन द पास्ट डिकेड, बट राइट नाउ हम लोग एआई में यूज कर रहे हैं वो, राइट। Okay, so I think after that, 2011, IBM's Watson AI won the Jeopardy quiz, so showcasing advancement in NLP। हाँ, एक क्विज शो था, क्विज शो IBM का, Watson AI, I think first AI system of IBM, or maybe in the world, it was the first AI system which took part in the quiz system, and then it's won। That means उसका मतलब ये है कि वो एनएलपी बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो गया था। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब कोई क्विज पूछता है तो इंग्लिश में ही पूछेगा या फिर कोई अदर नेचुरल लैंग्वेज में पूछेगा, राइट, एनी लैटिन और स्पेनिश और पर्तुगीज या फिर हिंदी या फिर तमिल मलयाली मराठी, कोई भी नेचुरल लैंग्वेज में पूछता है। लेकिन वो वॉटसन एआई जो था, वो उसको समझ के, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझ के, उसके बाद उसको सेम लैंग्वेज में आंसर दे सकता था। उसका मतलब ये है कि एनएलपी बहुत स्ट्रांग हो गया था। उसका मतलब ये है कि डीप लर्निंग बहुत ही अच्छे से यूज किया गया है उसके अंदर, न्यूरल नेटवर्क। ओके। 2012 में जेफ डीन एंड एंड्रयू एनजी इंट्रोड्यूस्ड डीप न्यूरल नेटवर्क्स, बिल्डिंग हाई लेवल फीचर्स यूजिंग लार्ज स्केल अनसुपरवाइज लर्निंग। ओके, ये अनसुपरवाइज लर्निंग और दूसरा टाइप का टेक्निक है। एक होता है सुपरवाइज लर्निंग, एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। ओके, बताऊंगा आपको। सुपरवाइज मतलब कोई ट्रेनर रहेगा और आपको बताएगा क्या क्या सीखना है। अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब आपको खुला छोड़ देते हैं, आप खुला सीखते हो, सब कुछ जो भी आपको चाहिए सब सीख लेते हो। राइट नाउ जो है क्लाउड या फिर चैट जीपीटी या फिर जेमिनी में आपको अगर राइट प्रॉम्प्ट नहीं देते हो या कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं करते हो, तो आप जो खुला छोड़ देते हो खुद सीखने के लिए, राइट। या फिर कोई नॉर्मल मॉडल हो गया, फाउंडेशन मॉडल हो गया, उसको अगर कोई भी डेटा में ट्रेन करना है, तो यू कैन प्रोवाइड द ट्रेनिंग डेटा, और यू कैन काइंड ऑफ यूज द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ओनली टू ट्रेन इट इन मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। लेकिन बोला जाता है कि आप रॉन्ग इनपुट दोगे तो वो रॉन्ग आउटपुट ही आएगा। तो आपको करेक्ट डेटा आप ट्रेन करोगे एलएलएम को, वो करेक्ट आउटपुट देगा बाद में, राइट। नाउ नेक्स्ट इज या सो उसके बाद 2017 में, दिस इज इंपॉर्टेंट, गूगल ब्रेन टीम इंट्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि बेसिस बना चैट जीपीटी का, जो कि बेसिस बना जेमिनाई का, जो कि बेसिस बना लामा का। ओके। और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या है, मैं आपको एक और, ये डिलीट कर लेते हैं, दूसरा हम लोग को लेके आना पड़ेगा, एक फिगर ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर। ओके। और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, ये हो गया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ओके, इसको छोटा कर लेते हैं। सो ये हो गया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये है, इसका एक ये व्हाइट पेपर था गूगल का, आई थिंक 2-3 इंडियंस भी थे ये व्हाइट पेपर में। उसमें क्या होता है कि आप जो चार्ट, मान लो कि आप चार्ट जीपीटी या फिर जेमिनी या फिर क्लाउड यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, पहले प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, इट इज इनपुट, देन इट इज कन्वर्ट टू इनपुट एम्बेडिंग्स। मतलब आप टोकेनाइजेशन, ये सब मैं पढ़ाऊंगा बाद में, कैसे टोकन फॉर्मेट होता है, और कैसे कॉन्टेक्स्ट विंडो में आप कितना लिख सकते हो, और कॉन्टेक्स्ट विंडो कैसे मूव होता है, और मूव होने के टाइम में एलएलएम कैसे उसको मेमोरी में स्टोर करता है, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन इनपुट आप दे रहे हो प्रॉम्प्ट के हिसाब से, और इनपुट एम्बेडिंग्स होता है, बेसिकली वेक्टर एम्बेडिंग होता है, और रिलेशनशिप के इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज, वो और ग्रुप टुगेदर होता है। उसके बाद ये प्रोसेस होता है, मतलब आप टोकेनाइजेशन बेसिकली पढ़ते हो, टोकेनाइजेशन होता है, और उसके बाद आई थिंक इट इज फीडिंग फॉरवर्ड टू प्रोबेबिलिटी देता है। ओके, एक टोकन आपको, आपका इनपुट लिया, उसके बाद वो पढ़ा बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा, बेस्ड ऑन इट्स ट्रेनिंग मॉडल्स, ट्रेनिंग डेटा, बिकॉज कोई भी ये जो चैट जीपीटी कंपनी से, ये एक मॉडल यूज नहीं करते हैं, मल्टीपल मॉडल यूज करते हैं, मल्टी एजेंट हो गया, राइट। मल्टीपल मॉडल आर्किटेक्चर वो यूज करते हैं, बेस्ड ऑन दी इनपुट देता है, कौन सा टाइप का, कौन सा डोमेन का इनपुट आप दोगे तो कौन सा मॉडल काम करेगा, वो लोग डिसाइड करते हैं इंटरनली। ओके, सो आप इनपुट दिए,
वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट हुआ। वेक्टर एम्बेडिंग के बाद कन्वर्ट होके आई थिंक वो मेमोरी में स्टोर होता है। उसके बाद ये प्रोबेबल टोकन देगा। प्रोबेबल टोकन फिर से आपका इनपुट टोकन के साथ ऐड होके फिर से एलएलएम को इनपुट होगा। और उसके बाद फाइनली ये सब मल्टीपल टाइम होने के बाद आपको आउटपुट टोकन आपको मिलेगा, मतलब आउटपुट, फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा। ये होता है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ओके। इसके आई थिंक ये 2017 में है। इसके आने के बाद ओपन एआई और ओपन एआई रिलीज GPT-1 यूटिलाइज ट्रांसफॉर्मर्स टू बिल्ड LLMs। ठीक है। ये यूज करके ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर यूज करके चैट जीपीटी बना, पहला जो LLM बना, राइट, GPT-1। ओके। सो नाउ 2022 चैट जीपीटी was released, so 2017 this was created, then 2018 में GPT-1 आया जो कि मॉडल था। उसके बाद 2022 में हमारा चैट जीपीटी आ गया। ओके। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एआई इंट्रो वीडियो। हम लोग बहुत सारा ऐसा मैं वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि बहुत सारा मतलब एआई का मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। एजेंटिक एआई, जेन एआई कंप्लीटली मैं पढ़ाऊंगा ये सीरीज ऑफ वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।